हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को देखना है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 11th में भी है और 12th में भी है। तो 11th में और 12th में फ़र्क इतना है कि उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं 11th में वो वेक्टर से रिलेटेड नहीं होता है, और यहाँ पर 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है वो वेक्टर से रिलेटेड है। तो इसमें भी हम लोग क्लास में तो पूरा जितना मतलब कि पहले किताब में 2 साल पहले जो भी हुआ करता था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वो सारा टॉपिक पढ़ाया गया है। लेकिन इस बार जो है कि थोड़ा सा इस बार क्या है, 1 साल से जो है कि बार बार कुछ ना कुछ जो है कि सिलेबस में कमी कर दी जा रही है। तो इसमें मात्र जो है कि सिलेबस में रेखा के टॉपिक को रखा गया है। इसमें प्लेन वाला पोर्शन जो है कि हटाया जा चुका है, लेकिन वो तो हम जो है कि आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरा एकदम सब कुछ पढ़ा दिए हुए हैं। तो इसमें बोर्ड परीक्षा में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस रेखा से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें हम लोग को भी मैक्सिमम 3 लेक्चर लगने वाले हैं, और जो भी इसमें प्रश्न रखे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को मतलब कि जो सिलेबस में प्रश्न है, बस मतलब कि जो प्लेन वाला पोर्शन है उसको छोड़ करके जो इस बार सिलेबस में आने वाला है बस उसी प्रश्नों को रखा गया है। तो देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादा नहीं, बस 2 प्रश्न बहुविकल्पी दिया गया है। पहला प्रश्न ये है कि एक सरल रेखा का कार्तीय समीकरण कार्टेशियन इक्वेशन जो दिया हुआ है x - 5/3 = y - 4/7 = z - 6/2। तो रेखा का दिक् अनुपात हमसे पूछा जा रहा है, डायरेक्शन रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसको जानते हैं कि जो रेखा होती है उस रेखा का जो सदिश समीकरण क्या होता है और कार्तीय समीकरण क्या होता है। तो रेखा का जो सदिश समीकरण होता है वो, पहले कार्तीय समीकरण की बात कर लें। जो कार्तीय समीकरण होता है x - x1 अपान a इक्वल टू y - y1 अपान b इक्वल टू z - z1 अपान c, जहाँ पर ये जो x1 कामा y1 कामा z1 होता है ये इस पॉइंट से रेखा हो करके जाती है, और जो a कामा बी कामा सी जो होता है वो रेखा का क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। तो अगर इससे इसकी कंपेयर हम कर लें, इससे इसका अगर कंपेयर कर लें, तो अगर ये पूछा जाता है कि ये रेखा किस पॉइंट से होकर के जाती है, तो 5, 4, 6 से होकर के जाती है। अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, 372। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, 372। तो ये इसका क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। अगर सदिश समीकरण की बात करें तो रेखा का जो सदिश समीकरण होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, जहाँ पर जो रेखा पॉइंट जिस बिंदु से होकर के जाती है उस बिंदु का जो पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर a होता है, और जिस वेक्टर की लाइन पैरेलल होती है वो वेक्टर होता है कौन, वेक्टर b। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन इसका सी सही है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 का स्टेटमेंट है, एक रेखा है वेक्टर r इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k का कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k का कैप। तो इस रेखा की दिशा में हमको दिक् को ज्या बतानी है। यहाँ पर हमको क्या बताना है, इस रेखा की दिक् को ज्या, डायरेक्शन कोसाइन हमको बताना है। तो बता दें कि अगर कोई रेखा हो तो उस रेखा के जो डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, मैं अभी बात किया हूँ कि जो रेखा का सदिश रूप में इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b होता है। तो ये जो वेक्टर होता है उस वेक्टर में जो i कैप j कैप k कैप का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं। तो यहाँ से अगर इसका कंपेयर कर लेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा, जो वेक्टर b बराबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, i कैप प्लस 2 j का कैप प्लस 2k का कैप हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाएगा डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो की अगर बात करते हैं तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो यहाँ पर लिया जाएगा 1, 1, 2, 2, और यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियो लिया जाता है वो प्लस माइनस चिन्ह के साथ, क्योंकि रेखा की कंडीशन में प्लस माइनस दोनों चिन्ह लिए जाते हैं, क्योंकि उस समय रेखा की जो डायरेक्शन होती है
जो रेखा की डायरेक्शन होती है दोनों दिशाओं में होती है, इसलिए प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। अब बात रहेगी कि ये तो है डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में सब पाइटी वाला चिन्ह दिया गया है, तो पाइटी वाला ही हम बस लेकर के चलेंगे। लेकिन ये तो डायरेक्शन रेशियो है, अगर डायरेक्शन रेशियो हमको मालूम होता है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? यहाँ पर 1/√2 × 4 4 4 8 1 9, यानी कि 1/3 हो जाएगा, फिर 2/3 हो जाएगा, फिर 2/3 हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो इस ऑप्शन से मैच करा लेते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि बिंदु ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट ये है और इसका कोऑर्डिनेट है 2 3 -1, और एक पॉइंट और है, इसका कोऑर्डिनेट है -1 4 3 -1 4 3 को मिलाने वाले रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं एक बार याद दिला दूं कि ये 2 पॉइंट जो होते हैं ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 इसको हम अगर कर रहे हैं, ये पॉइंट को हम ऐसे पहले करके मैं समझाता हूँ। अगर 2 पॉइंट हमारे पास है, एक वेक्टर हमारा a1 है और एक वेक्टर हमारा कितना है a2 ले रहे हैं, चले a2 ही ले रहे हैं a2। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है उसको लिख लेते हैं और प्लस लैम्डा टाइम्स a2 - a1 बस कर लेते हैं, वेक्टर a2 - वेक्टर a1। ये 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो वेक्टर a1 का ये काम करेगा, वेक्टर a2 का ये काम करेगा। तो पहले a2 - a1 निकाल देंगे, यहाँ पर a2 - a1 निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि वेक्टर a1 बराबर कितना है 2i का कैप प्लस 3j का कैप माइनस k का कैप, और ये वेक्टर a2 बराबर कितना है i का कैप प्लस 4j का कैप और प्लस 3k का कैप है। तो यहाँ से पहले हम निकाल रहे हैं वेक्टर a2 - वेक्टर a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको, तो ये हो जाएगा -3i का कैप और ये हो जाएगा प्लस j का कैप और प्लस 4k का कैप हो जाएगा। इसलिए लिख देंगे रेखा का समीकरण। इसलिए रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? रेखा का समीकरण वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर a2 - a1, तो हो जाएगा a2 - a1। तो यहाँ से वेक्टर a1 की वैल्यू कितनी है 2i का कैप प्लस 3j का कैप माइनस k का कैप प्लस लैम्डा टाइम्स a2 - a1 ये निकाले हैं। ये कितना है a2 - a1 का मान -3i का कैप प्लस j का कैप प्लस 4k का कैप, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थोड़ा इक्का दुक्का सवाल प्लेन के भी दिए गए हैं, छोटे छोटे। कह रहा है कि समतल 2x - y + z = 5 के अभिलंब के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं बता दूं एक बार कि जो समतल का सदिश समीकरण होता है वो r.n = a.n, ये समतल का सदिश समीकरण होता है। और ये जो होता है वो जो समतल का समीकरण लिया गया है वो क्या है मैं बताता हूँ। ये एक प्लेन है, ये प्लेन जिस पॉइंट से होकर के जाता है उसका पोजीशन वेक्टर a होता है, और इस पर एक नॉर्मल वेक्टर होता है, इस प्लेन के लंबवत एक सदिश होता है, उसी को वेक्टर n नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। तो अगर एक प्लेन एक पॉइंट से होकर के, कोई प्लेन एक पॉइंट वेक्टर a से होकर के जाता है और एक सदिश वेक्टर n के लंबवत है, तो इस प्लेन का सदिश समीकरण r.n बराबर a.n होता है। अगर कार्तीय समीकरण की बात करते हैं तो फिर बस ये पॉइंट को, ये जो पॉइंट लिया गया है इस पॉइंट को x1 y1 z1 ले लेते हैं, और जो ये वेक्टर है उसको ai का कैप प्लस b, j का कैप प्लस c, k का कैप ले लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो इसका इक्वेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1z और इक्वल टू d1 कर लें, चाहे प्लस d1 = 0 कर लें, नो प्रॉब्लम। प्लस d1 बराबर 0 कार्टेशियन इक्वेशन होता है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि इस जो प्लेन है उसके नॉर्मल का
डायरेक्शन रेशियो बताइए। तो बस ये जो आई जे के का गुणांक होता है वही क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। और अगर इस फॉर्म में दे दिया, पूछेगा डायरेक्शन रेशियो, तो जो एक्स वाई जेड का गुणांक होता है वही क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर से इसका जो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, A1, B1, C1, ये डायरेक्शन रेशियो। तो अगर हमसे इसका पूछा जाएगा डायरेक्शन रेशियो कितना है, तो क्या बताएंगे, डायरेक्शन रेशियो 2, -1, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। मतलब डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है। इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली ये रेखा है, उस रेखा का हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा की डायरेक्शन कोसाइन होती है, वो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो क्या होता है, तो इस वाले पोर्शन में से पहले मैं बताऊं कि अगर सपोज कर लें कि मैं अगर इसको नाम दे दूं, इसको A और इसको B, तो चाहे तो वेक्टर AB निकाल लें। अगर हम क्या निकाल लें, वेक्टर AB निकाल दें। अभी हम बताते हैं उसका लगाने का तरीका भी। वेक्टर AB निकाल दें और ये वेक्टर A बराबर OB माइनस OA, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 3i का कैप, इसमें से इसको घटाएंगे तो -2j का कैप, और इसमें से इसको घटाएंगे तो +8k का कैप हो जाएगा। अब हमसे पूछा जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, तो हम डायरेक्शन कोसाइन अब आसानी से बता देंगे। तो लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है प्लस माइनस में, किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो इनफाइनाइट होते हैं, बहुत होते हैं, उसकी तो काउंटिंग नहीं है, लेकिन किसी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है 2 होता है, प्लस माइनस के साथ लिया जाता है। और जो वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन कोसाइन एक सिंगल होता है, किस डायरेक्शन में उसके हिसाब से लिया जाता है। और लाइन की डायरेक्शन दोनों साइड में होती है, इसलिए प्लस माइनस के साथ लिया जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, तो ये अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करता है इस रेखा की, तो हम क्या लेते, 3 - 2 8 ले लेते हैं। और यहाँ पर प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें तो डायरेक्शन रेशियो में हम इसको अगर 6 कर दें और इसको -4 कर दें और इसको 16 कर दें तो भी डायरेक्शन रेशियो का काम चल जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन में बस प्लस माइनस यहाँ पर ले लेंगे, तो +3/√√3 3 के 9 और 9। तो एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ पर मॉड वेक्टर ए भी निकाल दें। तो ये हो जाएगा करड़ी में ये 9 + 4 + 8 = 64। ये कितना हो जाएगा, 64 6 70 7 77। देख लें, 64 4 68 2 70 7 77। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे रेखा AB के, यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, +3/77 और यहाँ पर -2/77 और फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, +-8/77। ये हमारा हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। मैं फार्मूला बता दूं, अगर दो पॉइंट हैं x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट है और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो डायरेक्शन कोसाइन कितना होता है, तो ये हो जाएगा x2 - x1 बटे में करड़ी में, अगर मैं यहाँ पर A लिख दूँ, यहाँ पर B लिख दूँ, तो मॉड वेक्टर AB लिख दें, मॉड वेक्टर AB लिख दें। और फिर क्या हो जाएगा, फिर y2 - y1 और बटे मॉड वेक्टर AB यहाँ पर भी हो जाएगा, और फिर z2 - z1 और यहाँ पर भी हो जाएगा मॉड वेक्टर AB। मैं इसलिए नहीं लिखा हूँ कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लिखने में, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे तो बस डायरेक्टली x2 - x1 ये डायरेक्शन कोसाइन है। और डायरेक्शन रेशियो की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर किए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, सदिश विधि से उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 - 1 1 से होकर जाती है तथा रेखा जो है ये रेखा सदिश 2i कैप प्लस j का कैप के समांतर है। तो याद दिला दें एक बार कि अगर ये कोई रेखा है, ये अगर पॉइंट इससे होकर के जाती है x1 y1 z1 से, और ये एक वेक्टर है
इस वेक्टर को हम नाम दे रहे हैं वेक्टर बी, और ये जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए का दे रहे हैं। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है, जो एल का इक्वेशन होता है, वो वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी के बराबर होता है। अगर हम इसकी बात करें तो उसी के हिसाब से अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर ए का मान आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप रख देंगे, और वेक्टर बी का मान 2 आई कैप प्लस जे का कैप। तो लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि ये लिखेंगे लगाने का तरीका, चूँकि वेक्टर ए बराबर कितना है 1 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के का कैप ये, और वेक्टर बी बराबर कितना है 2 आई का कैप प्लस जे का कैप है। लिख देंगे इसलिए रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है। वैल्यू पुट कर दें, वेक्टर ए का मान है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के का कैप, और प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी का मान है 2 आई कैप प्लस जे का कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये आंसर। अगर हमसे पूछता कि मैंने ये तो कहा नहीं कि किस फॉर्म में सदिश रूप में समीकरण बताइए, चाहे कार्तीय रूप में बताइए। अगर कार्तीय रूप में भी हम देना चाहेंगे तो कार्तीय रूप के लिए क्या होता है, ये x माइनस x1 अपान, अगर इस वेक्टर को हम लिख दे रहे हैं a1 आई का कैप प्लस b1 जे का कैप प्लस c1 के का कैप, तो अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1, ऐसे लिख ले देंगे तो हो जाएगा। ये आंसर हमारा हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपान 2 इक्वल टू y माइनस यानी कि प्लस 1 अपान 1, और ये हो जाएगा z माइनस 1, और अपान यहाँ पर लिख सकते हैं 0 के का कैप, तो अपान में कितना हो जाएगा 0, ऐसे लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगा, और ये वेक्टर फॉर्म में। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक सरल रेखा का कार्तीय समीकरण x प्लस 3 अपान 3 और इक्वल टू y माइनस 5 अपान 9 और इक्वल टू z प्लस 4 अपान 2 है। इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मैं बता दूं कि अगर किसी रेखा का सदिश समीकरण दिया है और कार्तीय समीकरण पूछ रहा है, चाहे कार्तीय समीकरण दिया है सदिश समीकरण पूछ रहा है, तो एकदम आसानी से एक लाइन में लगने वाला सवाल होता है। बस करते क्या है कि ये जानते हैं कि अगर ये पॉइंट हमारा है x1 y1 z1 और ये एक वेक्टर है जो है वेक्टर b इक्वल टू a1 आई का कैप प्लस b1 j का कैप प्लस c1 k का कैप, तो इस रेखा का जो समीकरण होता है वो x माइनस x1 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1 होता है। तो बस ये देख लें कि लाइन किस पॉइंट से होकर के जा रही है और उसका डायरेक्शन रेशियो क्या, क्योंकि ये जो होता है वो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है। पता चल जाएगा तो इसको कार्टेशियन हम वेक्टर फॉर्म बदल लेंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, जहाँ पर ये पॉइंट होता है और ये वो वेक्टर होता है जिसके पैरेलल लाइन होती है। तो इसका क्या निकाल दें, पॉइंट निकाल दें और वेक्टर निकाल दें, मैंने डायरेक्शन रेशियो निकाल दें। तो पॉइंट निकालने के लिए सीधा सा तरीका होता है कि जो भी यहाँ पर दिया गया है, जो भी यहाँ पर चिन्ह इसका दिया गया उसके चिन्ह को बदल लेने, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें ऐसे y माइनस 5, ये तो ठीक है, और ये क्या है z माइनस माइनस 4 ऐसे, और अपान 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा जिसको हम वेक्टर a का नाम इसलिए वेक्टर a इक्वल टू, तो वेक्टर a इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3 आई का कैप, सॉरी हाँ ठीक है, और प्लस 5 j का कैप और माइनस 4 k का कैप। और ये जो हमारा वेक्टर b की बात करेंगे तो वेक्टर b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 आई का कैप प्लस 9 जे का कैप और प्लस 2 के का कैप लिख देंगे। इसलिए रेखा का समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण कितना हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस यानी कि माइनस 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और माइनस 4 के का कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी का मान लिख दें यहाँ पर, क्या हो जाएगा 3 आई का कैप प्लस 9 जे का कैप प्लस 2 के का कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि उस रेखा की दिक् को ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। और मतलब कि निर्देशाक्ष हमारे पास है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये एक रेखा है, इसको हम इधर अपोजिट डायरेक्शन में भी ले लिए हैं। और ये निर्देशाक्षों के साथ समान झुकी है, यानी कि एक्स एक्स के साथ भी अल्फा एंगल, वाई एक्स के साथ भी अल्फा एंगल और जेड एक्स के साथ भी अल्फा एंगल बनाती है। तो वो एंगल हमको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि L बराबर उस रेखा के अगर हम डायरेक्शन कोसाइन कितना ले लेते हैं, L M N, तो यहाँ पर हो जाएगा चूंकि L बराबर कास अल्फा, M बराबर कास अल्फा, N बराबर भी क्या हो जाएगा कास अल्फा, परंतु L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, यानी कि 3 कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, यानी कि कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, यानी कि कास अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/3। तो ये हमारा कास अल्फा का मान है। क्या पूछ रहा था, दिक्कोज्याय पूछ रहा है, तो लिख देंगे इसलिए रेखा की दिक्कोज्याय, इसलिए रेखा की दिक्कोज्याय माने डायरेक्शन कोसाइन दिक्कोज्याय क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा एलिमेंट ही ना, मतलब कास अल्फा कास अल्फा कास अल्फा, कास अल्फा का मान निकाल दिए तो प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 1/3 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है जेड एक्सिस है और ये ओरिजिन है। कह रहा है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्षों की दिक् को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइन, चाहे लिख रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, चाहे एक्स अक्ष की दिक् को ज्ञात क्या हो जाएगा, y अक्ष की दिक् को ज्ञात, z अक्ष की दिक् को ज्ञात, y अक्ष की दिक् को ज्ञात, z अक्ष की दिक् को ज्ञात। तो ये हमको अगर लिखना होगा तो इस ब्रैकेट में लिख देंगे हम, और होगा क्या, एक्स एक्स की दिक् को ज्ञात होता है 1 0 0 और इसका होता है 0 1 0 और ये होता है 0 0 1। ये दिक् को ज्ञात होते हैं। एक्स एक्सिस की जो दिक् को ज्ञात होती हैं वो ये होती हैं 1 0 0 और इसका होता है 0 1 0 और इसका होता है 0 0 1। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि एक रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 अंश, 60 अंश, 30 अंश का कोण बनाती है। मतलब एक ये रेखा है, ये एक्स अक्ष से कितने अंश का 90 अंश, वाई अक्ष से कितने अंश का 60 अंश और यहाँ से कितना 30 अंश का कोण बनाती है। तो उस रेखा की दिक् को ज्ञात कीजिए। तो रेखा की दिक् को यहाँ पर लिख रहे हैं, रेखा की दिक् को हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पर L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर होता है कास अल्फा। और मैं बता दूं कि दिक् को रेखा की ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है कि पीछे भी तो बढ़ेगा ना, तो अगर इधर से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो इधर से अगर देख मतलब कि कोई रेखा ये हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस और ये 2 डायमेंशन से लेते हैं और ये वाई एक्सिस। तो अगर कोई रेखा ये हम ले रहे हैं ये, तो अगर हम कहें कि पाई2 डायरेक्शन से एंगल कितना होगा तो ये होगा, ठीक है। तो इधर से भी एंगल लिया जा सकता है, इधर से भी लिया जा सकता है। तो अगर ये दिया गया हमको 30 अंश, तो ये कितना हो सकता है, ये हमारा 150 अंश भी हो सकता है। तो जो ये वाला एंगल लेंगे तो निगेटिव साइन के साथ भी आ जाता है। तो वही काम इसके साथ है, रेखा भले ही जो है कि धनात्मक अक्षों के साथ वो एंगल बना रही है, तो वो डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हम प्लस माइनस दोनों में आंसर देंगे रेखा की कंडीशन में। तो इसलिए प्लस माइनस लिख देंगे तो कोई काट नहीं सकता है इसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कास 90 और फिर यहाँ पर लिख देंगे रेखा की दिक् को ज्ञात, और यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस कास
60 और फिर क्या लिख देंगे n बराबर प्लस माइनस cos 30 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 और ये हो जाएगा करड़ी में 3/2 प्लस माइनस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि दिखाइए कि x माइनस 4/-2 y प्लस 3/4 इक्वल टू z प्लस 1/2 तथा x प्लस 1/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z प्लस 3/1 परस्पर लंब है। मतलब कि ये दो रेखाएं हैं, हमको सिद्ध करना है कि ये परस्पर लंब है। तो बस क्या निकाल दें, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल दें, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल दें और उस डायरेक्शन रेशियो का अगर हम निकाल दे रहे हैं, मतलब ये रेखा जिस सदिश के समांतर है वो सदिश निकाल दें और ये रेखा जिस सदिश के समांतर है वो सदिश निकाल दें और दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाएगा तो रेखाएं दोनों क्या हो जाएंगी, लंबवत हो जाएंगी। लंबवत हमको दिखाना है तो यहाँ पर लिख देंगे 1 से। तो जिस वेक्टर के पैरेलल है उस वेक्टर का नाम b1 दे रहे हैं, तो वेक्टर b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2i का कैप प्लस 4j का कैप प्लस 2k का कैप और यहाँ पर लिख रहे हैं 2 से वेक्टर b2, मतलब जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका नाम वेक्टर b2 दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस k का कैप हो जाएगा। तो लिख देंगे नाउ। अब यहाँ पर b1 डॉट b2 निकाल दें इक्वल टू, तो b1 डॉट d2 ये कितना हो जाएगा -10 और ये कितना हो जाएगा +8 और ये कितना हो जाएगा +2 यानी कि कितना आ जाएगा 0। इसलिए दोनों रेखाएं चाहे अतः दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। प्रूव्ड, ये हमको दिखाना था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक रेखा x अक्ष y अक्ष z अक्षों के साथ क्रमशः, यानी कि हमको दिया है, क्या दिया है, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 135 डिग्री और गामा इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब कि कह रहा है कि एक रेखा x अक्ष y अक्ष z अक्षों के साथ क्रमशः 90 अंश 135 अंश 45 अंश का कोण बनाती हैं। तो इस रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। फिर हमसे दिक्कोज्या ही रेखा दिया है, दिक्कोज्या पूछ रहे तो हमेशा प्लस माइनस में आप लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो गलती नहीं है लेकिन पूरा वो आंसर हमारा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए रेखा की दिक्कोज्याएं, तो यहाँ पर लिख देंगे दिक्कोज्याएं क्या हो जाएगा, L बराबर प्लस माइनस कास अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस कास अल्फा के जगह पर 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा कास 90 अंश का मान 0। m इक्वल टू प्लस माइनस कास बीटा और यहाँ पर प्लस माइनस कास बीटा का मान 135 अंश है, तो कास कितना हो जाएगा 135 अंश हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर जो कास 45 अंश का मान होता है वही मान कास 135 अंश का मान होता है, बस निगेटिव साइन लग जाता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ पर -1/2 और उसके बाद n बराबर प्लस माइनस कास गामा, यानी कि प्लस माइनस कास गामा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1/2 और इसको अगर अच्छे से लिखना चाहेंगे तो माइनस प्लस लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे माइनस प्लस 1/2। मतलब कि ये माइनस पहले से यहाँ पर लगा है, इस माइनस का इस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, ऐसे लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा। और किसी ने अगर सिर्फ पॉजिटिव साइन के साथ आंसर दे दिया उसका गलत नहीं काटा जाएगा, बस ये कि थोड़ा सा एक आंसर हमारा छूट गया है। यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/2 और ये कितना हो जाएगा 1/2। ये भी आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि क्या कोई रेखा x अक्ष y अक्ष z अक्षों के साथ क्रमशः 90 60 45 अंश का कोण बना सकती है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, मान ले रहे हैं लेट अल्फा बराबर कितना 90, बीटा बराबर कितना 60, गामा बराबर कितना
गामा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 45 अंश हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई रेखा अक्षों के साथ जो है कि इतना का एंगल बना सकती है। तो चलें डायरेक्शन कोसाइन हम निकालने जा रहे हैं और वो डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का सम अगर 1 के इक्वल आ जाएगा तो वो पॉसिबिलिटी है, और अगर 1 के बराबर वो नहीं आएगा वर्गों का योगफल तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9। कास अल्फा निकाल दें तो बस एक साइन ले रहे हैं तो कास अल्फा का मतलब 0, और कास बीटा ले लें तो कास बीटा का इक्वल टू हो जाएगा 1/2। कास गामा ले लें तो कास गामा का इक्वल टू हो जाएगा 1/2 लिखेंगे यहाँ। चलिए रहे हैं अब कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 0 + 1/4 + 1/2। ये तो 1 हो ही नहीं रहा है तो नॉट इक्वल टू 1। इसलिए कोई रेखा चाहता कोई रेखा अक्षों से क्रमशः 90 अंश 60 अंश 45 अंश का कोण नहीं बना सकते। लिख देंगे अतः कोई रेखा अक्षों से क्रमशः 90 अंश 60 अंश 45 अंश का कोण नहीं बनाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि बिंदु 2i का कैप प्लस 3j का कैप माइनस k का कैप तथा i का कैप प्लस 4j का कैप प्लस 5k का कैप को मिलाने वाली सरल रेखा का कार्तीय समीकरण पूछा जा रहा है हमसे। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है वो क्या होता है मैं पहले बता दूं। ये कोई रेखा है जो इन दो बिंदुओं से होकर के जाती है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो इस रेखा का जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है वो x - x1 अपान x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपान y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपान z2 - z1। ये होता है रेखा का समीकरण। तो यहाँ से ये जो पॉइंट दिया गया है वो यही है, इसी पॉइंट से होकर के रेखा जा रही है। तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है 2 3 क्योंकि पॉइंट है वो, और ये कैसे लिख दें -1 4 5। तो लिख देंगे दिया है इतना, इसलिए दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा x - 2 अपान वो -1 - 2 इक्वल टू y - 3 अपान 4 - 3 और ये z -1 यानी कि +1 और ये हो जाएगा 5 - 1 यानी कि +1 हो जाएगा, यानी कि x - 2 बटे -3 इक्वल टू y - 3 अपान 1 इक्वल टू z +1 अपान 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 4 - 5 से होकर जाती है। माने इस रेखा का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से होकर के जाती है और इस रेखा के क्या है समांतर है। ये जो है कि इसके पैरेलल लिख देंगे। तो ये हम बता दे रहे हैं पहले कि इस रेखा का इक्वेशन अगर निकालना है और इस रेखा के पैरेलल है तो बस देख लें कि ये जो रेखा है किस वेक्टर के पैरेलल है। तो वो वेक्टर हमारा कौन है ये देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है x + 3 अपान 3 y - 4 अपान 5 इक्वल टू -z - 8 अपान -6। तो ये माइनस को यहाँ पर लगा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है जिस वेक्टर के पैरेलल वो वेक्टर हो जाएगा वेक्टर b इक्वल टू 3i का कैप प्लस 5j का कैप माइनस 6k का कैप तो अगर ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये वेक्टर के पैरेलल ये लाइन भी हो जाएगी। तो लिख देंगे रेखा L का समीकरण, डायरेक्ट लिख रहे हैं रेखा L का समीकरण। तो इस पॉइंट से होकर के जा रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म लिख देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a यानी कि -2i का कैप प्लस 4j का कैप माइनस 5k का कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b है 3i का कैप प्लस 5j का कैप माइनस 6k का कैप। अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखना चाहेंगे तो x -2
यानी कि +2 और अपान 3 इक्वल टू y -4 और अपान 5 हो जाएगा, और ये z +5 अपान, क्योंकि -5 और -6, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि बिंदुओं P का कोऑर्डिनेट है 1 -3 4 और Q का कोऑर्डिनेट है -4 1 2 के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पर PQ बराबर कितना हो जाएगा? PQ बराबर √x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, तो इसमें से इसको घटा लेंगे। तो पहले लिख दे रहे हैं PQ इक्वल टू, ये जो सूत्र हमारा है वो क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 और z1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 होते सूत्र होता है। तो ये सूत्र नहीं याद रखते हैं, बस x निर्देशांकों का अंतर निकाल लेंगे। इसमें से इसको घटा लें, चाहे इसमें से इसको घटा लें, दोनों बात एक ही है। तो 1 - 4 यानी कि 1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये 25 और ये 4 चौके 16 और ये 2 दूना के 4, यानी कि 16 4 20 45, 15 तियाँ 45, 5 यानी कि 9 करोड़, सॉरी 3√5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इकाई लिख देंगे यहाँ पर, दूरी ये इकाई, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है बिंदुओं 2 - 5 1 तथा 1 4 - 6 को मिलाने वाली रेखा पर इस बिंदु के निर्देशांक उस बिंदु का चाहिए था, ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को 2 संबंधित 3 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। मतलब एक हमको ये पॉइंट बताना है, जो इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा खंड है उसको 2 संबंधित 3 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। तो हम इसका निर्देशांक मान रहे हैं कि x1 चाहे x y z कुछ भी लिख रहे हैं। तो हम x बराबर क्या लिख देंगे? x बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 1 प्लस 3 × 2 और अपान 2 + 3। इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 दूना के 6 2 8 8/5। फिर उसके बाद y, ये x है, y बराबर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 4 और प्लस 3 × -5, 3 × -5/2 + 3, यानी कितना हो जाएगा? 8, और 8 में से 15 जाएगा तो -7/5। फिर अगर z बराबर निकालेंगे तो 2 × -6, 2 × -6 प्लस 3 × 1, 3 × 1 और अपान में 2 + 3, यानी कि हो जाएगा 6 दूना के 12 3 -9/5। तो लिख देंगे, इसलिए r का जो निर्देशांक हो जाएगा वो 8/5, -7/5, -9/5, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये अगर कैसे लिखे हैं इसको अगर जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम पॉइंट लिख दे रहे हैं, यहाँ पर x1 y1 z1, और यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहे हैं x2 y2 z2, और एक ये पॉइंट है हमारा r। इसका निर्देशांक अगर हमको निकालना हो, लेकिन ये p है, ये q है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ये पॉइंट r यमोन संबंध m2 के अनुपात में डिवाइड करती है। और इसका कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है तो x y z हम लिख ले रहे हैं और उसको निकाल दे रहे हैं। तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। अगर y बराबर लिखेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, और z बराबर m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2। इसी सूत्र से हम लिखते हैं। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 में 2 सवाल है, ए बी करके दिया हुआ है। कर ऐसे सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए का निर्देशांक 1 2 7, बी का निर्देशांक 2 6 3 और सी का निर्देशांक 3 10 -1 संरेख है। हमको सिद्ध करना है कि ये तीनों पॉइंट क्या हैं? कोलिनियर हैं, संरेख हैं। तो 3 बिंदुओं को संरेख दिखाने के लिए ट्राइंगल की अगर एरिया निकाल देंगे तीनों से बने, और वो अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो संरेख हो जाएगा। तो एक ये तरीका है, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं 3D, तो लाइन का इक्वेशन भी जान गए हैं। ताकि इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल करके और तीसरे बिंदु को रखेंगे, अगर संतुष्ट कर देगा तो संरेख हो जाएंगे, संतुष्ट नहीं करेगा संरेख नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं
ए बी का समीकरण है। लिख दे रहे हैं बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाले रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस पॉइंट जो पहले दिया उसको पहले लिखते हैं, और ये 2 - 1 इक्वल टू y माइनस 2 और अपान 6 - 2। और ये मैंने ये कोई जरूर नहीं कि पहले लिखें, लिखना चाहेंगे तो कोई भी सही है, z माइनस 7 और अपान 3 - 7। इसको सॉल्व कर दें तो हो जाएगा x माइनस 1 अपान 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपान 4 इक्वल टू z माइनस 7 अपान -4। ये अब इस तीसरे पॉइंट को रखें और संतुष्ट अगर हो जाएगा, मैंने बराबर ये तीनों हो जाएंगे, तो लिख रहे हैं नाउ ये x की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1 अपान 1 इक्वल टू y की वैल्यू है 10 - 2 अपान 4 इक्वल टू z का मान है -1 - 7 अपान -4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में 2 जाएगा 8, 8 में 4 से भाग कर लेंगे 2, और ये कितना हो जाएगा -8 में 4 से भाग कर लेंगे 2। तो देख पा रहे हैं तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब संतुष्ट हो गए। तो लिख देंगे इसलिए तीनों बिंदु क्या है संरेख है, ये हमको सिद्ध करना था। चले आगे चलते हैं। 16 का भी आप कर लेंगे। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट 2, 3, 4, बी का कोऑर्डिनेट -1, -2, 1 और सी का कोऑर्डिनेट 5, 8, 7 को कह रहा है संरेख है। तो अभी जो प्रोसेस अप्लाई किए हैं 16A में वही प्रोसेस से लगा करके चेक कर लेंगे। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि बिंदु ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 1, 2, -1 से गुजरने वाली तथा रेखा 5x - 25 इक्वल टू 14 - 7 पाई इक्वल टू 35 इंटू जेड के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक पॉइंट है, इससे होकर के रेखा जा रही थी, इसी का हमको समीकरण निकालना है जो इस रेखा की क्या है पैरेलल है, इसकी क्या है पैरेलल है। तो हम क्या कर लेते हैं कि ये रेखा जिस वेक्टर के पैरेलल, वेक्टर निकाल दे रहे हैं, वो वेक्टर अगर निकल जाएगा तो हम लोगों का काम हो जाएगा। ये वेक्टर हम बी ले रहे हैं, तो ये जो लाइन है वो भी इस बी के पैरेलल हो जाएगा। तो बी को निकालने के लिए सबसे फर्स्ट चूंकि हमारे पास क्या है 5x - 25 और अपान इक्वल टू 14 - 7y इक्वल टू 35z। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, x - x1 अपान a इक्वल टू y - y1 अपान b इक्वल टू z - z1 अपान c। तो उसको करने के लिए देखें x का गुणांक कितना है 5 है, तो 5 से ऊपर नीचे हम भाग कर दें इसमें, तो कितना आ जाएगा x - 5 अपान 5 हो जाएगा। क्योंकि ये जो इसमें हम क्या कर लेते हैं 5 को कॉमन करके ऐसे कर लेते हैं, ऐसे 5 को बाहर कर ले रहे हैं, तो बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा x - 5 अपान ये 1/5 कर दें, क्योंकि 5 को कॉमन करके ऐसे कर दिए। इसमें से -7 को कॉमन कर ले रहे हैं, -7 और 9 तो पहले कॉमन ही कर लीजिए, 5 को कॉमन कर लें तो हो जाएगा x - 5 हो जाएगा, और -7 कॉमन कर लेंगे हो जाएगा y - 2, और ये तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 35z। और इसको लिखा जा सकता है x - 5 अपान 1/5 इक्वल टू y - 2 और अपान ये -1/7 इक्वल टू z अपान 1/35। चाहे को थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। ये नीचे क्योंकि सब इक्वल है, नीचे 7 × 35 से गुणा कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x - 5/7 हो जाएगा, और ये y - 2 और अपान 7 × 35 -5 हो जाएगा, और ये z अपान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 35 से बस नीचे गुणा कर दिए हैं, तो लिख देंगे b इक्वल टू, इसलिए b इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 i का कैप -5 j का कैप प्लस ये k का कैप लिख देंगे। इसलिए रेखा L का समीकरण कितना हो जाएगा x - 1 और अपान 7 इक्वल टू y -
2 और अपान -5 इक्वल टू z माइनस -1 प्लस 1 और ये अपान 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ध्यान नहीं दिया, उस सदिश समीकरण पूछ रहा है तो कार्तीय समीकरण ये हो गया। सदिश समीकरण यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, वेक्टर r बराबर वेक्टर a, मतलब जिस पॉइंट से होकर के जा रहा है तो हो जाएगा i का कैप प्लस 2 j का कैप माइनस k का कैप प्लस लैम्डा टाइम्स जिस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर लिख दें तो 7i का कैप माइनस 5j का कैप और प्लस k का कैप, ये आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर होगा, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, हमको वेक्टर फॉर्म में लेना था। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि कोई रेखा x अक्ष और y अक्ष की धनात्मक दिशाओं से क्रमशः 90 अंश और 60 अंश, कोई रेखा जो है x अक्ष की धनात्मक दिशा से 90 अंश, y अक्ष से कितना 60 अंश का कोण बनाती है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए जो यह z अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाती है। ये कोण हमको निकालना है। ये तो मान ले रहे हैं कि ये है अल्फा, सपोज कर लेते हैं, चाहे गामा ही लिख दे रहे हैं भाई। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि कास L बराबर लिख रहे हैं, चूंकि L बराबर कितना है कास 90 यानी कि 0, M बराबर कास 60 यानी कि 1/2 और N बराबर कास गामा लिख देंगे। परंतु L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 0 और ये 1/4 और प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको इधर कर लेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 यानी कि हो जाएगा 3/4। यानी कि ये हो जाएगा कास गामा इक्वल टू करड़ी में 3/2। तो यहाँ से आ जाएगा, वो भी कैसा, प्लस माइनस यहाँ पर लिख देंगे। और नहीं तो बस एक ही एंगल अगर बताना है तो मतलब दोनों आंसर हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि जो वो रेखा एंगल बना रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से ये भी एंगल हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है। तो हमें नहीं मालूम कि वो एंगल जो बना रही है वो न्यून कोण बना रही है कि अधिक कोण बना रही है, इसलिए दोनों आंसर दे रहे हैं। भले जो है कि वो एक एक यहाँ पर दिया गया है, वो उसकी जरूरत है। हमारी जरूरत क्या है, यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पर कास स्क्वायर गामा इक्वल टू ये आया है 3/4, तो कास गामा इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। तो हम गामा के 2 मान आंसर देने वाले हैं और जानते हैं कि जो एंगल होता है वो 0 से 180 अंश के बीच में ही वो आता है। तो इसलिए एक एंगल अगर 3/2 लेंगे तो 30 अंश और एक एंगल माइनस 3/2 लेंगे तो 150 अंश चलिए देंगे। इसलिए गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, या तो 30 डिग्री आ जाएगा या तो 150 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों आंसर जरूरी से देंगे। अगर किसी ने भूल से दे दिया ये वाला आंसर, इसको छोड़ दिया, चाहे ये दिया इसको छोड़ दिया, तो गलती है। नंबर कटे या न कटे अलग की बात है, लेकिन वो गलती है। दोनों आंसर हमको देना है। आगे चलते हैं, चलो देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 से होकर के जाती है और रेखा x माइनस 1/-2 इक्वल टू 1 माइनस y/3 इक्वल टू 3 माइनस z/-4 के समांतर है। तो बस वेक्टर b अगर निकल जाएगा तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर b है वही हमको निकालना है। तो वेक्टर b निकालने के लिए इस रेखा, मतलब कि ये जो रेखा है वो जिस पॉइंट से होकर के जाती है वो भी निकाल लेंगे, जिस वेक्टर के पैरेलल वो भी निकाल देंगे, तो वो वेक्टर के पैरेलल ये भी लाइन होगी। तो हम रेखा L का समीकरण निकाल देंगे। सबसे पहले इसको सही से करें तो पता चल जाएगा x माइनस 1/-2 इक्वल टू 1 माइनस y/3 इक्वल टू 3 माइनस z/-4। तो ये b निकालने के लिए इस रेखा को में जहाँ भी x y z के कोफिशिएंट है सबसे पहले उसको 1 बनाए, 1 बना लेंगे काम हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, x माइनस 1/-2, लेकिन ये -1 कॉमन कर लेंगे तो 1 हो जाएगा कोफिशिएंट। तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो -3 इक्वल टू इसमें से हम -1 इसमें से भी कॉमन कर लेंगे तो z-3 अपन कितना हो जाएगा 4। तो इसलिए b बराबर अब निकाल दें। तो b बराबर -2i का कैप -3j का कैप और ये हो जाएगा +4k का कैप लिख देंगे। इसलिए रेखा L का सदिश समीकरण, रेखा L का सदिश समीकरण कितना हो जाएगा, वेक्टर r इक्वल टू i कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप प्लस लैम्डा टाइम्स
-2i का कैप -3j का कैप प्लस 4k का कैप, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। एक रेखा का स्थित सदिश जो है, एक रेखा स्थित सदिश इतना वाले बिंदु से गुजरती है। मतलब एक रेखा है, इस पॉइंट से गुजरती है। इसको लिख रहे हैं वेक्टर A इक्वल टू 2i का कैप -3j का कैप प्लस 4k का कैप। इससे होकर के जाती है रेखा और x अक्ष, y अक्ष, z अक्षों से क्रमशः 60 अंश, 120 अंश, 45 अंश का कोण बनाती है। यानी कि वो जो रेखा है वो, जैसे मैं इस फिगर को अगर बनाता तो ऐसे में बना लिया होता, ऐसे बना लिया होता, और फिर उसके बाद कोई रेखा जो है इसको बना लेते, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिया है हमको, कास अल्फा, सॉरी अल्फा इक्वल टू कितना है 60 अंश, और y एक्सिस कितना बनाती है 120, यानी कि ये 120, और जेड अक्ष से गामा ये 45 अंश है। अगर हम बना करके इसको दिखाना चाहें तो ये बना दे रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है जेड एक्सिस है, और ये कोई रेखा है। सपोज कर लीजिए ये जो रेखा है यही है, तो ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, और ये एंगल, तो ये एंगल है 60 अंश, और y एक्स से है 120 अंश, और ये 45 अंश। ये हमारा ग्राफ हो गया, माने फिगर हो गया इसका। चलिए देखते हैं। तो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन भी निकल जाएगा तो हम लोगों का काम हो जाएगा, क्योंकि ये भी होता है कार्तीय रूप में इक्वेशन x माइनस x1/l इक्वल टू y माइनस y1/m इक्वल टू z माइनस z1/n होता है ये। तो लिख देंगे पहले, इसलिए कास अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कास अल्फा इक्वल टू 1/2, और प्लस माइनस लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखने में कोई ज़रूरत नहीं, वो तो कट जाएगा, तो इसलिए कई साइन लेकर चलेंगे। कास बीटा इक्वल टू 120 अंश का मान कितना हो जाएगा 60, यानी कि -1/2, और कास गामा इक्वल टू 1/2, इसलिए रेखा का समीकरण, इसलिए रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, x माइनस किस पॉइंट से होकर के रेखा जा रही है, ये पॉइंट है, लेकिन हमको किस फॉर्म में पूछ रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है वेक्टर फॉर्म में। तो पहले हम निकाल दे रहे हैं, वेक्टर फॉर्म पूछ रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। कार्तीय रूप में पूछा जा रहा है, तो कार्तीय रूप में पूछा जा रहा है तो हो जाएगा, लिख देंगे इसलिए रेखा का समीकरण, तो क्या हो जाएगा, ये तो फार्मूला हमारा हो गया, तो x माइनस 2 और अपान 1/2 इक्वल टू y -3, और अपान में कितना लिख देंगे -1/2, और इक्वल टू z माइनस कितना लिख दें 1, सॉरी कहाँ गया ये 4, और अपान 1/√2, ये ठीक। अगर और करना चाह रहे हैं तो 2√2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे में 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब x माइनस 2√2 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कट जाएगा तो √2 हो जाएगा, इसमें 2√2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा y प्लस 3, और अपन माइनस √2 हो जाएगा, इसमें 2√2 से अगर गुणा कर दें तो 2 हो जाएगा, यानी कि z माइनस 4, और अपन कितना हो जाएगा 2। ये आंसर ये भी दे सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर इसको ऐसे भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इस 2 को √2 इंटू √2 करके, और पूरा में √2 से इधर √2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 से √2 कटेगा तो 1, √2 से √2 कटेगा तो -1, √2 से √2 कटेगा तो 1 √2 बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि बिंदुओं P 1 - 3 4 तथा Q -4 1 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी निकाल सकते हैं, अभी 1-2 सवाल पीछे आया था, अंडर ये PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, इसको लगा लेंगे। आगे चलते हैं। 22 कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 22 है, दिखाइए कि रेखाएं x - 5/5 y + 2/-5 3 z/1 और x/1 y/2 z/3 परस्पर लंब है। लंब अगर है तो इसका डायरेक्शन इसको 1 कर दें और इसको 2 कर दें। 1 का डायरेक्शन रेशियो निकाल दें तो 1 का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 5 - 5 1 और 2 का डायरेक्शन रेशियो निकाल दें तो कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि 5 × 1 प्लस -5 × 2 और प्लस 1 × 3 इक्वल टू निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा +3। कहीं कुछ छापने में मिस्टेकिंग किया, एक बार मैं देख लेता हूँ, एक बार हम देख लेते हैं कुछ छापने में वो गलती किया हुआ है। यहाँ पर है 3 और ये है 1 और 3, मैं देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पर 7 चाहिए, वो 5 लिखा हुआ है, ये 7 तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और ये 10 अब सही है तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो लिख देंगे अतः दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 - x/3 = 7y - 14/2p = z - 3/2 और 7 - 7x/3p = y - 5/1 = 6 - z/5 परस्पर लंब है। P का मान बताना है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 और ये 2। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए लिख दे रहे हैं, पहले यहाँ पर ये देख लें, इसका चेंजिंग ग्रुप सही से लिख दें तो ये हो जाएगा x - 1/-3 क्योंकि x y z का गुणांक हमेशा 1 रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में और ये हो जाएगा कितना के y -2 और अपान हो जाएगा 2p/7 इक्वल टू, इसको कैसे लिख दिए तो ठीक है, इसको 1 कर दे रहे हैं और इसको हम चेंज करेंगे ये हो जाएगा x - 1 मैंने -7 को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3p/7 हो जाएगा और ये तो ठीक है y - 5/1 और ये क्या हो जाएगा z - 6/-5, इसको 2 कर ले रहे हैं। तो अब लिख दे रहे हैं, अब चूंकि 1 तथा 2 परस्पर लंब है, इसलिए 3p इंटू ये कहाँ गया, ये है ना -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू कितना आएगा 0। बस इसी को सॉल्व कर देना है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9p/7 और ये प्लस 2p/7 और ये हो जाएगा -10 और इक्वल टू 0। इसको 9 हो तो ऐसे लिख दें 9p + 2p - 10 = 70 इक्वल टू 0। तो 9 2 11 p = 70 तो p बराबर आ जाएगा 70/11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा उसको देखा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।